नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में वर्चुअल माध्यम से किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। शुभकामनाओं के साथ लोगों को कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की दी सलाह। कहा, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास कर रही है सुनिश्चित। देश भर में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच। 89% से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ। सक्रिय मामलों में भी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में दी गई छूट। बीजेपी के संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर बिहार के खाके के साथ मुफ्त कोरोना वैक्सीन और 19 लाख नौकरियों का वादा। जेडीयू ने भी जारी किया घोषणा पत्र। चुनाव प्रचार में जुटे आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी समेत सभी दलों के दिग्गज। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने डाले वोट। लेह जिले की 26 सीटों के लिए 94 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 26 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया काला दिवस। 73 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने घाटी में कराई थी बर्बर हिंसा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में सैनिकों और आम लोगों का बलिदान हमेशा याद रखेगा भारत। और आइए खबरों की शुरुआत शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूर्वोदय के विकास की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा उत्सव में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत बनने के नए संकल्प में पश्चिम बंगाल का सर्वत्र विकास शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है और पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत होगा। हम बंगाल के गौरव को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहाँ की समृद्धि और संपन्नता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 3 तलाक के खिलाफ कानून, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसानी से लोन उपलब्ध कराना, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चेकअप की सुविधा, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण, ऐसे कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। चाहे नाइट शिफ्ट में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करना, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड महामारी के बीच हो रही है, इसलिए संक्रमण से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आयोजन भले ही सीमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनंद असीमित है। यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की चेतना है, यही तो असली बंगाल है। हाँ, मेरा आपसे ये आग्रह जरूर है कि मां दुर्गा के पूजा के साथ ही आप 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की भक्त, पंडालों के आयोजकों, सब ने इस बार अद्भुत संयम दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संख्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाषष्ठी के पावन मौके पर आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। इसके साथ ही सभी पूजा पंडालों में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 6वें दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि नवरात्रि की षष्ठी पर मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। मेरी कामना है कि माता कात्यायनी आप सभी को सदा निरोग रखें और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। दुर्गा पूजा के साथ कई जगहों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में सरयू तट के किनारे लक्ष्मण किला मैदान में बॉलीवुड के कलाकारों की रामलीला आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस रामलीला में अभिनेता से नेता बने गोरखपुर से सांसद रवि किशन भरत का किरदार निभा रही हैं, तो सीता का किरदार टीवी कलाकार कविता जोशी निभा रही हैं। वहीं दिग्गज कॉमेडियन एक्टर असरानी नारद के किरदार में हैं। डीडी नेशनल पर अयोध्या की रामलीला का लाइव प्रसारण 17 अक्टूबर से हर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना मामलों की जांच में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश भर में अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों में सक्रिय मामले कुल मामलों के 10% से भी कम पर कायम है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर भी 89% से ज्यादा हो गई है। हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है।
कोरोना मरीजों की संख्या 7.25 लाख के नीचे पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,15,812 है, जो कुल मामलों का 9.29% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55,838 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,06,946 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.20% हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान करीब 80,000 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 68,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 702 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,16,616 हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 8 महीने पहले लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों को अब छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार ने भारत आने या जाने के लिए विदेशों और भारतीय नागरिकों को चुनिंदा श्रेणियों को छोड़कर यात्रा और वीजा प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक, टूरिस्ट और मेडिकल वीजा को छोड़ सभी वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से सभी OCI और PIO कार्ड धारकों के साथ अन्य सभी विदेशियों को भारत यात्रा की अनुमति दी गई है। वहीं इलाज के लिए विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से विदेशी नागरिक व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा के लिए भारत आ सकेंगे। वंदे भारत मिशन, वायु परिवहन, बबल समझौतों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति से किसी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों पर यह फैसला लागू होगा। ऐसे सभी यात्रियों को कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। और देश की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग तैयार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज इसका सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण किया। यह ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज से पूरा किया गया। प्रक्षेपास्त्र के 10 परीक्षण किए गए, जो कि पूरी तरह से सफल रहे। ये एक हाई सिंगल शॉट हिट की क्षमता रखने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एक ही निशाने में दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस परीक्षण के बाद अब नाग मिसाइल थल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। पिछले 2 महीनों में भारत ने 13 मिसाइलों का परीक्षण पूरा किया है। पनडुब्बी विरोधी युद्धक प्रणाली से लैस युद्धपोत INS कवरत्ती आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसे भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया। प्रोजेक्ट 28 का मोर्टा श्रेणी के तहत निर्मित INS कवरत्ती पूरी तरह स्वदेशी 4 युद्धपोतों में अंतिम है। रडार से बच निकलने में सक्षम और बेहद ताकतवर इस युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के डिजाइन महानिदेशालय ने तैयार किया और इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने किया। इस युद्धपोत को शामिल करने में नौसेना की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि INS कवरत्ती का कमीशन देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सीरीज जारी की। सीरीज का आधार वर्ष 2016 माना जाएगा। इससे पहले औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तय करने का आधार वर्ष 2001 माना जाता था। ये सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और आज कई अहम संसदीय समितियों की बैठकें हुई। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति की आज बैठक हुई। एजेंडे में फोरम फॉर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मुंबई के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाने थे। वहीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय समिति की भी आज पहली बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 महामारी पर
वायु प्रदूषण के प्रभाव और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों पर विभिन्न मंत्रालयों के विचार सुने गए। वहीं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने 2020-21 के लिए विषयों का चयन कर लिया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में सियासी पारा और चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इनमें युवा शक्ति से लेकर किसानों तक के लिए कई वायदे किए गए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के साथ अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार के लिए खाका पेश किया है। बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा किया है कोरोना वैक्सीन को लेकर। अगर पार्टी सत्ता में आई तो कोरोना वैक्सीन तैयार होने और आईसीएमआर से मंजूरी के बाद प्रदेश में इसका मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। दरभंगा में एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित होगा। धान और गेहूं के बाद अब दलहन की खरीद भी एमएसपी की निर्धारित दरों पर की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान दिए जाएंगे। अगले 2 साल में निजी और कॉम्फेड पर आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग तैयार होंगे। बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वायदा भी किया है। संकल्प पत्र पेश करने के मौके पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के विकास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में गरीब के लिए कितने कार्यक्रम प्रॉमिस किए वो सब इंप्लीमेंट कर दिखाया। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे जेडीयू ने नाम दिया है पूरे होते वादे, अब हैं नए इरादे। इसमें पार्टी की तरफ से 7 निश्चयों का पार्ट 2 पेश किया गया। इनमें शामिल हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। जेडीयू की तरफ से उसके पुराने 7 निश्चयों को भी पूरे होते वादे में बताया गया है। गांव शहर बन जाए, शहर तो है ही, तो गांव और शहर का स्वरूप एक ढंग का हो जाएगा। इसके लिए ही 7 निश्चय। इससे पहले कांग्रेस बुधवार को महागठबंधन से अलग अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार में सत्ता में आने पर किसानों के लिए मुफ्त बिजली और कर्ज माफी का वादा किया है। महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ एलजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी रैलियों में जुटे हैं। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज एक के बाद एक कई चुनावी सभाएं की। तेजस्वी यादव ने डुमराव, शाहपुर, रामगढ़ समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया।
इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव जनता बनाम सरकार का चुनाव है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आज एलजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। चिराग पासवान ने सिकंदरा, शेखपुरा समेत कई इलाकों में जनसंपर्क किया। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से 5 साल के कामकाज का हिसाब मांगा और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इधर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवारों के समर्थन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज कई जनसभाएं की। उन्होंने ओबरा, गोह, औरंगाबाद, नवीनगर समेत कई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतरे गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज लद्दाख स्वायत्त प्रवर्तीय परिषद लेह की 26 सीटों के लिए मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। अब वोटों की गिनती 26 अक्टूबर को होगी। लेह जिले के 26 निर्वाचन क्षेत्रों में फैले 294 मतदान केंद्रों में वोटिंग हुई। चुनाव मैदान में उतरे कुल 94 उम्मीदवारों में बीजेपी और कांग्रेस के 26 उम्मीदवार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी भी 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर यहां पर पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, जबकि बाकी 23 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली मौजूदा लद्दाख स्वायत्त प्रवर्ती परिषद का 5वां कार्यकाल 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 30 सदस्यों की परिषद में 26 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, जबकि 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पिछले साल इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद ये पहली लोकतांत्रिक कवायद है। आज हमारे यहाँ 6th LSDC इलेक्शंस का अभी कंप्लीट हुआ और जो हमारे यहाँ परसेंटेज ऑफ वोटिंग रही है वो 65.07% जो एक्चुअल में रहा है और ये फाइनल है 65.07। जम्मू कश्मीर में आज काला दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 1947 को पाकिस्तानी सेना समर्थित कबायलियों ने जबरन जम्मू कश्मीर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और लोगों को अपनी बर्बर हिंसा का शिकार बनाया। 73 साल पहले हुई इस घटना को कश्मीर के लोग अभी तक नहीं भूले। तब पाकिस्तान सेना ने कबायलियों को गोला बारूद और हथियार मुहैया कराए थे। इस दिन के विरोध में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेमोरीज ऑफ 22 अक्टूबर 1947 की 2 दिवसीय संगोष्ठी में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर के लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ने न केवल लोगों और कश्मीरियत का खून बहाया, बल्कि उसने हमें विभाजित करने की कोशिश की, जिसे हमने अपनी एकता और सद्भावना से विफल कर दिया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर और कश्मीरियत पर 22 अक्टूबर को जो घाव दिए गए थे उसके पीछे पूरा का पूरा पाकिस्तानी प्रशासन लगा हुआ था। हमें 22 अक्टूबर की वह सुबह भी नहीं भूलनी चाहिए जब पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सीज ने गढ़ी हबीबुल्ला को क्रॉस करके मुजफ्फराबाद पर हमला किया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस साल अभी तक 3800 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ने खासतौर पर यह उल्लंघन अपने नागरिक इलाकों की तरफ से किया है ताकि वो अपनी अवैध गतिविधियां छुपा सके और आतंकियों की घुसपैठ करा सके। What I can tell you is this year till date, Pakistani forces have carried out 3,800 unprovoked ceasefire violations. There have also been attempts to drop arms and ammunition across the LOC in the garb of civilian activities. We have also witnessed that Pakistan's aid and abetment to cross-border terrorism, smuggling of arms and narcotic substances has spilled over to the international boundary, including through usage of drones and quadcopters. Such violations are regularly highlighted to Pakistan through diplomatic channels and at the regular DGMO level meetings. भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं और जोर इस बात पर है कि जल्द से जल्द दोनों देश संघर्ष की जगहों से सेना को वापस पुरानी यथास्थिति पर वापस ले आएं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए पहले WMCC के तहत भी बात हुई है और इसके बाद दोनों देशों के सैन्य कमांडर भी वार्ता कर रहे हैं। The immediate task
is to ensure a comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. In this context, the 19th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination in the India-China Border Areas, that is the WMCC, this was held on the 30th of September 2020. And this was followed by the 7th meeting of the senior commanders in Chushul on 12th of October. The two sides have reiterated their desire to maintain dialogue and communication through military and diplomatic channels and arrive at a mutually acceptable solution for disengagement as early as possible. तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय टीम तेलंगाना पहुंची। संयुक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ की अगुवाई में पहुंची टीम ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। टीम अगले 2 दिनों के दौरान हैदराबाद में बारिश प्रभावित जिलों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। पिछले दिनों हैदराबाद और तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। महान क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की आज जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनके बलिदान को याद किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान की जन्म जयंती पर कवि क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके साहस और राष्ट्र प्रेम की कविताओं ने युवाओं को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया, देश में एकता का भाव जगाया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। अशफाक उल्लाह खां का जन्म साल 1900 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के शहीदगढ़ नामक जगह पर हुआ। अशफाक उल्लाह खां को विदेशी दास्ता छात्र जीवन से ही खलती थी और विदेश के लिए कुछ कर गुजरने को बेताब थी। आखिरकार काकोरी कांड के सिलसिले में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई और भारत मां के सपूत अशफाक उल्लाह खां ने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील और राजनेता विट्ठल भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने भी अपना सारा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश की आजादी के लिए वो लगातार काम करते रहे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी प्रचार के दौरान उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 22 अक्टूबर 1933 को इस महान क्रांतिकारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वच्छता हम सब की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। इसका कोई मोल नहीं होता। हम सभी ये जानते हैं कि गंदगी बीमारी का घर होती है। बीमारी से शरीर को तो खराब होता ही है, पैसे की बर्बादी अलग से होती है। फिर भी कई लोग स्वच्छता के महत्व को पैसों से तौलते हैं। ये खबर उन्हीं लोगों के लिए है। जानी मानी रिसर्च संस्था साइंस डायरेक्ट ने स्वच्छ भारत मिशन से हुए फायदों को डॉलर्स के संदर्भ में बताया है। संस्था के मुताबिक इस अभियान के तहत घरेलू स्वच्छता के कारण हर एक घर को औसतन सालाना $727 यानी करीब 53,609 रुपए का लाभ हुआ। एक शौचालय पर औसतन $396 यानी कि 29,000 रुपए से ज्यादा खर्च आया, लेकिन 10 सालों में परिवार को इस लागत का 1.7 गुना लाभ हो जाता है। अगर समाज की बात करें तो शौचालय पर किया गया आज का खर्च 10 साल के बाद 4.3 गुना मुनाफा दे देता है। अगर यही शौचालय किसी गरीब के घर बनता है तो उसे 10 साल के अंदर 2.6 गुने का आर्थिक लाभ मिलता है और समाज को इस दौरान 5.7 गुने का मुनाफा होता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे ये अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों के संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।